अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी सर। हाँ, आज मौसम काफी ठंडा है मेरा ख्याल में। बारिश हो रही है शायद पूरे लाहौर में। जी सर, वो नेट के भी बहुत और ज़्यादा आपकी इशू हो रहे हैं क्लासेस ठीक? स्टूडेंट्स के। अच्छा। हाँ, वो काफी जो है ना फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं, तो बारिश भी हो रही है। बहरहाल हमारा लेक्चर तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। जो लोग भी आ सकते हैं तो ज्वाइन करते रहें। ठीक। तो हमारी जो डिस्कशन है अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था। अ, हमारा ओपन एसीसी जो है वो हमारा चल रहा है। एनवीडीए की हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है वो, उसमें से कुछ स्लाइड हमने कल शेयर की थी आपके साथ। तो एक एक और सबसेट है मेरे पास स्लाइड्स का जो जरा बेहतर है, मतलब उसको अगर हम देख लें पहले तो मेरे ख्याल जनरल ओवरव्यू आप, और काफी वो इजी है ख्याल में। तो इसको मैं कुछ थोड़ी सी स्लाइड एनवीडिया की slides हैं, तो उसकी वजह अगर हम ये बेसिक ज्यादा ठीक है। इसी तरह की ओपन एसीसी के ऊपर ही लेकिन स्लाइड्स। तो ये हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर, आ रही है स्क्रीन। स्टूडेंट्स, मुझे आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए कि ये सभी आपके साथ नहीं हो रही। हेलो। सर हो रही है, शेयर हो रही है सर। हाँ ठीक है। च, चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओपन एससी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ओपन एससी इज ए प्रोग्राम। ठीक है। ठीक। तो ये हम जीपीयू की प्रोग्रामिंग जो है ना यूजिंग ओपन एससी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। डिजाइन फॉर ग्राफिक, लेकिन हम नॉन ग्राफिक्स पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस जनरल पर्पस जीपीयू प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इट इज अ टास्क विद हंड्रेड्स ऑफ good at doing simple repeated calculation, bandwidth, and floating point operations per word. We will use and we use in this webinar
इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, बहरहाल जो भी है हम चलते हैं इंशाल्लाह, अपना काम करते हैं जो भी है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग जो है ना एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ओपन एससी हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीपीयू कंप्यूटिंग के अंदर जो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं वो मतलब जो एनवीडिया की मैथ लाइब्रेरीज अस्सलामुअलैकुम सर। हैं, लाइक सी यू ब्लास है और सी यू एल ए है, मैग्मा है, ठीक है, सी यू एक्सक्यूज मी है। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वो ये है ना कि जिनका इंटरनेट का इशू है या लाइट ऑफ है तो वो मतलब अब कुछ नहीं कर सकते। यस सर मेरे क्लास तो मैं ज्वाइन कर ली, लेकिन सर 3% बैटरी है जो कभी भी खत्म हो सकती है, लाइट भी नहीं आ रही। सर मैंने ये बताना था कि बहुत मुश्किल है कि मैं कंप्लीट क्लास वो कर सकूं, ले सकूं। सर सुबह से लाइट का ना बार बार मसला बन रहा है। सर चले गए। सर का खुद का नेट भी अनस्टेबल है। लेकिन सर को चाहिए ना कि सर का खुद का भी, सर को चाहिए कि क्लास कैंसिल कर दे। सुबह से लाइट आ जा रही है मुसलसल। मौसम इस इंटरनेट का तरह भी का इशू है। क्या किया जा सकता है। वही ना, वही तो कह रहे हैं कि सर को चाहिए इन कंडीशन के मद्देनजर रखते हुए क्लास आज की डिले कर लेंगे, भी तो हो सकता है ना, बाद में रखें। कहते हैं सर को टेंशन लो, आप टेंशन लो भैया। कह देते हैं, मोहित भाई ने कह दिया तब सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, उस्मान भाई हमारी क्लास के अंदर हैं, आप डर किस चीज आप का आप? जैसे बंदे ही हैं ना हमारे पास, हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की मोहित भाई। नहीं नहीं जनाब, आप हो ना मुर्शिद। मेरे ख्याल में इशू आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, लेकिन बहरहाल हम ट्राई करते हैं। लेक्चर जो है ना हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आज इंटरनेट की वजह से। बहरहाल ये डिस्कस कर रहा था कि ये जीपीयू कंप्यूटिंग जो है ना, सर आपकी 16 जीपीयू शेयर नहीं हो रही। कंप्यूटिंग के अंदर जो मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज होती हैं और कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं जो कि ओपन एसीसी बेस्ड हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा जी, अब बताएं, अभी हो रही है? नहीं सर। नो सर, स्टिल वैसे ही। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर अच्छा इंटरनेट इशू ठहरे, है। मैं दोबारा करता हूँ, अभी अभी हो रही है। स्क्रीन शेयर नो सर अभी भी नहीं हो सर रही। लोडिंग अब हो हो रही गया। है। सर अब हो रही जी है। अब ठीक है। अच्छा, इंटरनेट असल में ना स्लो है मेरे ख्याल में आज ना, काफी ज्यादा लोड ज्यादा पड़ गया ना कि जगहों पे जनरेट भी नहीं है, हालांकि कम हो जाना चाहिए। बहरहाल ये जीपीयू कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो है ना कंपाइलर डायरेक्टिव बेसिस उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बेसिक्स हैं उसी की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर चले गए।
क्योंकि आपका नेट फिर चला गया था, आवाज आपकी आ नहीं रही। सर आपने म्यूट किया हुआ। हाँ जी, ये ओपन एसीसी की मैं बात कर रहा था कि ओपन एसीसी इज अ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय एनवीडिया। क्रे मशीन्स, क्रे जो है ये सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं, और स्कैप्स और पीजीआई के जो है ना कंपाइलर्स हैं पीजीसीसी के नाम से, ठीक है। तो इंक्लूड्स ओपन एसीसी इंक्लूड जीपीयू डायरेक्टिव्स टू annotate C and C++ code, and also they use Fortran code can be used on different platforms such as GPUs from NVIDIA and AMD Intel Xeon Phi processors, ठीक है। तो ये इनके ग्राफिक प्रोसेसर्स हैं, AMD के भी प्रोसेसर्स हैं और NVIDIA के जो हैं वो GPU हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि एक ही सिंगल सोर्स फाइल होगी हमारे पास जिसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल द सेम प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटर्स और सीरियल एग्जीक्यूशन। ये डिफरेंस जो है ना आपको क्लियर होना चाहिए कि एक ही कोड होगा, इसके अंदर हम कर्नल जो है ना सेपरेटली हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ओपन सीएल भी नहीं होगा और कूडा भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। ओपन एसएससी इज using a single source file for both accelerators as well as serial execution. It is efficient compared to low-level implementation of the same algorithm. Performance portable, support GPU accelerators and co-processors from multiple vendors. जिस तरह भी हमने देखा है कि multiple vendors में AMD है या NVIDIA है या Intel है, ठीक है। तो ये सारों को सपोर्ट करता है। अच्छा, जो बेसिक ओपन एसएससी है, इट इज सिमिलर टू ओपन एमपी प्रोग्राम, ठीक है। ओपन एमपी में जिस तरह हम प्रैग्मा यूज करते हैं, इसी तरीके से हम जो है वो ओपन एसएससी के अंदर भी हम प्रैग्मा को यूज करेंगे। अब ये प्रोग्राम जो है ओपन एमपी बेस्ड है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि प्रैग्मा ओएमपी है, तो यहाँ पे ओएमपी है, यहाँ पे एसएससी हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। ओएमपी भी जो है ना आपका मल्टीपल मल्टी कोर सीपीयूज के ऊपर या मल्टी कोर मशीन के ऊपर रन होते हैं, और ये जो है अब हमारा सीपीयू पर है और आधा जो है वो जीपीयू पर होगा। तो इसके अंदर उसने एक पाई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओपन एमपी आपको इक्वेशन नजर आ रही है, पाई इज इक्वल टू 4/1 + टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जिस तरह हमने बुक के अंदर है। तो ये पाई प्रोग्राम इसने ना ओएमपी की मदद से, और ये रिडक्शन ऑपरेटर आपने यूज किया हुआ है जिसमें हमने प्लस को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो है ना ये एडिशन का है। तो मीटर में मैंने जो प्रॉब्लम दिया था वो मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे जो था वो फाइंड करना था, तो वहां पे मैक्स लिखना था, ये प्लस की जगह मैक्स आ जाएगा, या मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम आ जाएगा। लेकिन काफी सारे लोगों ने ना, वो मैं भी ग्रेडिंग कर रहा हूँ आप लोगों की मिड टर्म की एग्जाम की, तो इंशाल्लाह कल तक जो है ना उसके मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, काफी लोगों के ना मिड टर्म ठीक नहीं हुई है, 50% से कुछ ऊपर लोग गए हैं, लेकिन अभी आधे रहते हैं। मैंने तकरीबन 20 के करीब पेपर चेक कर लिए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि प्रैग्मा जो है ये ओएमपी यूज कर रहे हैं, और ओपन एमपी प्रोग्राम्स के अंदर हम प्रैग्मा ओएमपी यूज करते हैं, और जो ओपन एसीसी है उसके अंदर हम एसीसी का वर्ड यूज करते हैं, ये वाला। और उसके बाद फिर हम ये कर्नल्स यूज करते हैं। कर्नल्स का मतलब है कि ये वो कोड होगा जो कि जीपीयू के ऊपर रन करेगा, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ब्लॉक जो कोड है इसमें एक ही फॉर लूप इस्तेमाल हो रही है, तो एक ही हमारा ये कर्नल बनेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल लूप्स होंगी तो मल्टीपल कर्नल जो है ना वो बन सकते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ओपन एमपी एंड ओपन एसीसी, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम।
अच्छा जी बेसिक्स अब दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ना चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। मजीद जो है ना, इन सी और सी प्लस प्लस ऑल ओपन एसीसी डायरेक्टिव स्टार्ट विद प्रैग्मा, ठीक है, एसीसी। These line will be skipped by non-open ACC compilers. You may get a warning message, but it should be okay. अगर आप non-open ACC compilers use कर रहे हैं तो you may get a warning. और अगर आपका ओपन एसएससी कंपाइलर्स हैं तो उसके ऊपर ये प्रैग्मा जो होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि ये जो चीज होगी ये कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव आएगा, ठीक है, जिस तरह कर्नल्स है या पैरेलल लूप के नाम से डायरेक्टिव्स आएंगे। फिर उसकी अगर कोई क्लासेस हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी ये रिडक्शन था पिछली स्लाइड के अंदर, अगर आपने देखा हो, यहाँ पे आप अब यहाँ पे ये इसने ओपन एमपी वाले ने रिडक्शन यूज की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन एसएससी के अंदर उसने रिडक्शन यूज नहीं किया हुआ, बल्कि इसका कंपाइलर खुद ही इसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है, ये कर्नल जो है ना, ये इसका डायरेक्टिव है और यहाँ पे कोई क्लास यूज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ओपन एमपी है और पैरेलल फॉर जो है ना ये डायरेक्टिव है और ये इसकी क्लास है, ये रिडक्शन जो है ना, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अब इसी चीज को उसने मजीद एलिबोरेट कर दिया है कि कर्नल्स क्या होते हैं। कर्नल्स डायरेक्टिव ना, ये वर्ड जो है ना एस के साथ है, कर्नल्स है, ठीक है। ये देख रहे हैं कर्नल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब दो कर्नल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल कर्नल जो है ना, एक यूज इसके ब्रैकेट है और ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ना उसके अंदर जो है ना उसने डाला हुआ है, ठीक है। तो अब चूंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है तो इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चूंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो ये ब्रैकेट्स आएंगी, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये एक कर्नल हो गया। इस कर्नल के अंदर वो क्या कर रहा है कि दो वेक्टर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहा है, एक को 0 कर रहा है, एक को 1 कर रहा है, ठीक है। और दूसरे कर्नल के अंदर जो है ना वो BI के अंदर 5 को ऐड कर रहा है। तो ये दो कर्नल्स, द कर्नल्स कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेसेस दैट अ रीजन में कंटेन पैरेललिज्म, that a region may contains a parallelism, ठीक है, and the compiler determines what can safely be parallelized. तो ये कर्नल जो है ना ओपन एसएससी के साथ यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और डायरेक्टिव है जिसको ये पैरेलल लूप के नाम से रखता है और ये पैरेलल लूप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो similar to OpenMP, we can use parallel for in C and parallel do in Fortran. To keep it consistent, parallel loop can be used in both. तो parallel loop जो है इसने यूज किया वही भी इसका डायरेक्टिव है, ठीक है। तो कर्नल्स वर्सेस पैरेलल लूप, अब कौन सा यूज करना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है ना। तो यहाँ पे उसने कर्नल्स और पैरेलल लूप के दरमियान डिफरेंस बताया हुआ है कि कर्नल्स गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंपाइलर टू पैरेललाइज लूप्स एंड इट कवर्स लार्ज सेक्शन ऑफ कोड। कर्नल जो है ना जिस तरह पिछली प्रोग्राम के अंदर है तो इट may have large sections of code, जबकि parallel for loop is simpler and requires programmer to analyze the dependencies. ये dependencies भी जो है ना बड़ी important है, मतलब है आप जब भी आपने प्रोग्राम लिखना होता है पैरेलल तो उसमें से डिपेंडेंसीज को रिमूव करना होता है। इनपुट डिपेंडेंसीज होती हैं, आउटपुट डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है ना, दो तरह की होती हैं। तो मिड टर्म में भी एक शायद क्वेश्चन था जो किसी ने नहीं किया ना, उसको दोबारा रिविजिट करें, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें कि उस लूप, उसको कहते हैं लूप कैरीड डिपेंडेंसी, ठीक है, उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, उसका सोल्यूशन मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। अच्छा, अब ये एक और प्रोग्राम इसने बताया हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर उसका ये कोड जो है ना बेसिकली क्या कर रहा है कि एक सीरियल कोड है यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइज द वेक्टर, और फिर उसने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है SAXPY के नाम से, ठीक है ना, सिंपल A इंटू एक्स प्लस वाई, A इंटू एक्स प्लस वाई, जिस तरह ये लिखा हुआ है A इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर उसने इतने एलिमेंट्स लिए हैं, 10⁻⁷ है, यानी कि 10 मिलियन एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और फ्लोट वेरिएबल है उसका A के नाम से,
और इंटीजर आई है, फिर एक्स जो है ना वाई, इनके लिए उसने मेमोरी एलोकेशन की हुई है। फिर उसने वेक्टर्स को इनिशियलाइज किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इनिशियलाइज करने के बाद उसने ये जो है ना टिक और टॉक जो है ना, ये टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग के लिए उसने ये डेटा टाइप है इसकी टिक टॉक, टिक अंडरस्कोर टॉक और टी, तो इसके लिए हेडर फाइल ऊपर यूज की हुई है इसने, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो टिक करता है, और जब प्रोग्राम रन होता है तो फिर उसके बाद टॉक, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेगा टाइम का, तो पता चल जाएगा कि उसने कितना टाइम जो है ना वो यूटिलाइज किया है इस फंक्शन को। अब ये वाला जो है ना आपका कर्नल है, ठीक है। इसके अंदर उसने void sexpy के नाम से जो है ना ये फंक्शन लिखा हुआ है, जिसमें वो a इंटू एक्स प्लस वाई आई कर रहा है, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम जो है ना ओपन ACC बेस्ड प्रोग्राम है। अच्छा जी, इसके अंदर उसने पीछे रेस्ट्रिक्ट का जो है ना वो भी यूज किया हुआ कीवर्ड यहाँ पे, तो उसको उसने फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेस्ट्रिक्ट वाई का क्या मतलब है, यानी कि ना यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई है कि मीनिंग फॉर द लाइफ टाइम ऑफ वाई, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ वाई, यानी जब तक ये वेरिएबल अवेलेबल है, only it or a value directly derived from it such as y plus 1, ठीक है ना। अब ये y plus 1 भी derived वैल्यू है ना, तो will be used to access the object to which it points, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर है, फ्लोट पॉइंटर है, जो कि अवेलेबल रहेगा जब तक कि ये y की वैल्यू जो है ना, जब तक कि उसकी लाइफ टाइम है मेमोरी के अंदर। तो उसके बाद फिर इसने अब ये बताया है कि कंपाइल और रन हमने किस तरह करना है, ठीक है। कंपाइल एंड रन के लिए उसने PGCC को यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर PGCC अगर आप पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना सिंपली GCC को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने वो आपको कल कुछ चीजें आपके साथ शेयर की थी व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपका PGCC है तो फिर आपने इस तरीके से उसको करना है। ये sexpy.c जो है ना आपकी वो फाइल है, सोर्स फाइल है, ये आपकी आउटपुट फाइल है, और ये जो है ना एडिशनल जो स्विचेस हैं आपने यूज करने हैं। मैंने कल आपको ये बताया था, मीन FO इक्वल टू एक्सेल, ठीक है, एक्सेलरेटर। तो जब आप रन करेंगे तो इस तरह की आपकी आउटपुट भी आएगी वहां पर ना। और ये बता रहा है कि जनरेटिंग प्रेजेंट और कॉपी इन जो है इसमें एक्स ले रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर उसके बाद इसने टेस्ला कोड जनरेट किया, फिर लूप इज पैरेललाइजेबल, एक्सेलेरेटर कर्नल इज जनरेटेड, एंड इसके अंदर जो है ना आपने ये प्रैग्मा ACC के अंदर जो है ना वो ये गैंग और वेक्टर्स उसने 128 यूज किए हैं, ठीक है। और प्रोग्राम का ये मतलब है ना स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जब आप ये कमांड लाइन जो है ना वो रन करेंगे, ठीक है। और फिर इसकी आउटपुट देखने के लिए ये वाली जो आउटपुट फाइल है उसको आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। इधर जो है ना ये वाला कमांड, ये डॉलर का मतलब कमांड लाइन जो है ना, तो जो भी आपका जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर गूगल को लैब होगा तो वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप डाल देंगे डॉलर की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो होगा वो कंपाइल एंड रन हो जाएगा। ये कंपाइल हो रहा है और ये रन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? 21 स्टूडेंट हैं इस वक्त, है ना? ये से क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, इसी तरीके से उसने फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी उसका वो कर्नल है, और ये बेसिकली एक मतलब है लूप बेस्ड है। इसको आप समझ सकते हैं, आपने होमवर्क भी अंदर भी किया है ये क्विज के अंदर। और इसको ये कहाँ पे यूज कर रहा है, इस जगह पे यूज कर रहा है, ये देख रहे हैं इस जगह पे। तो आप चाहें तो ये फंक्शन भी हटा सकते हैं और ये सारा की सारी फॉर लूप इसकी जगह पे रिप्लेस भी कर सकते हैं ना। तो अब आप देख रहे हैं ना कि ये ओपन ACC के अंदर हमें एडिशनल कर्नल लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले अंडरस्कोर ग्लोबल लिखते थे कूडा के अंदर ना। तो वो काम अब हमने नहीं करने, तो ये ज्यादा सिंपलर है इसकी प्रोग्रामिंग जो है ना, ठीक है।
तो आपने ये वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन किए, फिर उनको इनिशियलाइज किया, फिर ये टाइमिंग के लिए टिक टॉक फंक्शन जो है ना उसने यूज किया हुआ है, टिक फंक्शन और टॉक फंक्शन है दो इसके, और ये इसको डेटा टाइप जो है ना टी जो है ना ये करंट जो टाइम ऑफ द डे है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं मजीद। इसको भी इसने कंपाइल एंड रन किया हुआ है, तो ये मैटमल जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसकी। ठीक है, और ये फोरट्रॉन के अंदर उसने किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम जो है ना लेप्लेस इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन प्रॉब्लम। अब ये टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन जो प्रॉब्लम है ना इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं अभी ना। इस स्लाइड के अंदर इसने तो ज्यादा तफसील से नहीं बताया हुआ, ये सीरियल कोड है, ठीक है, और हेल्पर फंक्शन हैं इसके कुछ, और ओपन एसएससी वर्जन भी इसने बताया हुआ है, इनके अंदर कंपाइल और रन भी किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब हम इसको ना थोड़ा सा, आज जो मेरा टॉपिक है वो यही इस हीट इक्वेशन को ना जरा डिस्कस करना है। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल फ्लो जो है ना उसने बता दी है आपको। ये हीट इक्वेशन का मतलब ये है कि ये कोई एलिमेंट है, ए आई जे है, इस तरफ जाएंगे तो ए आई जे प्लस वन बन जाएगा, इधर पीछे आएंगे तो ए आई जे माइनस वन, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से ना ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास ना, और ये उसने ए आई जी के इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, ये आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको उधर वेबसाइट पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये चीज़ ना मैंने ओपन की हुई है आपके लिए, और जो कल मैंने वेबसाइट आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, तो अब हम जो है ना उधर जाते हैं। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टू कूडा प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, अगर आप जाएं वेबसाइट के ऊपर, ये वाली वेबसाइट है ना जो enccs.github.io, ये नजर आ रही है ना सबको? ये सबको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हाँ, तो इसके अंदर जो है ना ये हम देखते हैं कि हीट इक्वेशन है क्या बेसिकली ना। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम एनालिसिस के मोड में आ गए हैं कि प्रॉब्लम को एनालाइज, पहले हम ये कर रहे थे कि आपको बने बनाए कोड मिल रहे थे और आप उसको रन कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं एंड सो ऑन। गूगल को लैब पे आपने एक्सरसाइज भी कर ली, होमवर्क भी है इस तरह, और क्विजेज के अंदर भी आपने ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपने कर ली है तो यू आर नो कंफर्टेबल कि आप बड़े प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम जो है ना एक हीट इक्वेशन जो है ना इसको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। इसमें पहले कूडा के साथ देखेंगे कि कूडा का क्या प्रोग्राम बनता है इसका, फिर उसके बाद ओपन एसएससी का जो है ना वो स्लाइड्स के अंदर भी मौजूद है। तो अब आपने ना इस प्रोग्राम को खुद रन करना होगा और कंपाइल करना होगा। इसका कोड भी अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, सोल्यूशन भी है, सारा कुछ ना। तो अब ये जो है ना बेसिकली एक इक्वेशन है, ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, करली यू ओवर करली टी। यू जो है यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यू जो है ये टेम्परेचर है और टी जो है इसमें टाइम है। ठीक है, और उसकी जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इस तरीके से, इसमें दो ये वाले हैं। अब इसमें एक्स और वाई जो डायमेंशन हैं ये स्पेशियल डायमेंशन है, स्पेस एक्स और वाई, यानी कि फ्लोर जिस तरह नहीं होता फर्श हो गया तो, या कोई प्लेट हो गई 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो एक्स और वाई आपके दो स्पेशियल वेरिएबल्स हो गए हैं, टी इज योर टाइम एंड यू इज द टेम्परेचर। ठीक है ना, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आप वहां से भी खोल सकते हैं इसको। ठीक है, ताकि आप ना इसको रन कर सकें। तो ये नजर आ रहा है ना सबको? ये पेज नजर आ रहा है सबको, ENCC वाले जो है? यस सर। यस हाँ सर। ठीक ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल अब इसमें जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये एक ना 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, और डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसके लिए कह रहे हैं कि इसकी जो जो टेम्परेचर है विद टाइम कैसे वेरी कर रहा है। टाइम के साथ कोई चीज अगर वेरी कर रही हो तो फिर उसको हम उसको मॉडल कर रहे हैं हम थर्म यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। जिस तरह आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि भाई बाहर बारिश हो रही है तो टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए वेदर मॉडलिंग करनी पड़ेगी। कोई हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बना ली जाए जो कि इस चीज को मॉडल कर सके। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो होगा वो यू आएगा। यू का मतलब है कि टेम्परेचर,
और टाइम के साथ हम देखेंगे कि किस टाइम पे क्या टेम्परेचर बना है। ठीक है, अब ये हमारा ना एक प्रॉब्लम है। तो इस इक्वेशन को उसने आगे बताया है कि टू फार्मुलेट दिस प्रॉब्लम, अब इस सारे प्रॉब्लम को ना हमने कूडा की मदद से सॉल्व करना है या ओपन एसएससी के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, टू फार्मुलेट द प्रॉब्लम वन नीड्स टू स्पेसिफाई इनिशियल कंडीशंस। इसमें ना आपको इनिशियल कंडीशन बतानी पड़ेगी कि भाई पहली बात तो ये है कि एक फंक्शन बन रहा है। फंक्शन जो होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड टाइम। तो तीन वेरिएबल्स हैं जिस पे टेम्परेचर जो है ना डिपेंडेंट है। टाइम क्या था, किस डायमेंशन में, एक्स साइड पे कितनी दूर आप गए हैं, वाई साइड पे कितने गए हैं। प्लेट को आप एक प्लेट को ना ज्यूम कर रहे हैं, एक स्क्वायर प्लेट जो है ना। तो इनिशियल कंडीशन में उसने कहा कि t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर इनफाइनाइट डोमेन। और इनफाइनाइट का मतलब है कि उसने x की डायमेंशन जो है ना इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और y जो डायमेंशन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये नीचे उसने डायग्राम भी बनाई हुई है एक, ये वाली देख लें। अब यहाँ पे ना प्लेट उसने ली हुई है एक तरह से ना, तो इसको अब यहाँ पे उसने ये एक छोटा सा ना पार्ट लिया वो उसका प्लेट का, ये डी वाई फॉर एग्जाम्पल ना, और ये डी एक्स इस डायमेंशन में है। तो अब हमारा जो टेम्परेचर है वो जो भी पॉइंट लेंगे, ये फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, तो इसको उसने यू आई जे और एन से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ये कैसे उसने किया है इसको अब देखते हैं। एन क्या चीज है, आई क्या है, जे क्या है। आई हमें नजर आ रहा है कि इस तरफ नीचे की तरफ ये जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये डायमेंशंस, इसको ये आई से रिप्रेजेंट कर रहा है। जे को इस तरफ ये कर रहा है। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना दोनों के 0 से लेकर एन जे माइनस 1 तक है, यानी टोटल एन जे पॉइंट्स हैं इस तरफ। और इस तरीके से इस तरफ जो है ना ये 0 से लेकर एन आई माइनस 1 तक है। और एक स्मॉल जो स्पेस है या डिस्टेंस है उसको उसने डी वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ। इस तरीके से ये दो जो है डी एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो ये उसने एक ग्रिड बनाई हुई है, ठीक है ना। इसको वो ए कह रहा है और ये उसका टेम्पलेट बता रहा है कि यानी टेम्परेचर वेरिएशन किस तरह हो रही है। ये एक्स डायमेंशन है, ये वाई डायमेंशन है, ये टी डायमेंशन है। तो अब u जो है ना, u हमारा टेम्परेचर है, n इज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। प्लेट को हमने डिवाइड कर लिया n एलिमेंट्स में। और i जो है ना, और j इसकी डायमेंशन है, x डायमेंशन या y डायमेंशन में, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो ये बन जाएगा i+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i है तो i+1 हो जाएगा, j चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम y डायमेंशन में जाते हैं तो i फिक्स रहेगा, j चेंज हो जाएगा, तो j से j+1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये i-1 हो जाएगा, ये i-1। और अगर हम इस डायरेक्शन पीछे की तरफ जाते हैं नेगेटिव साइड पे तो ये j था यहाँ पर, तो ये j-1 हो जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है कि इस इक्वेशन को, ये सारी जो है ना, ये हमने भी यहाँ पे जो बातें लिखी हुई ये बता दी है इसकी ना। अच्छा, अब इसमें कुछ और जो है ना, बाउंड, एक होती है इनिशियल कंडीशन और एक होती है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री का मतलब है लिमिट आ गई किसी चीज की ना। फॉर एग्जांपल ये नीचे उसने बाउंड्री कंडीशन का वर्ड यूज किया हुआ है। तो हमने कहा कि x जो होगा ये इसकी जो बाउंड्रीज होंगी x0 से x1 के दरमियान चेंज होंगी, ठीक है ना। x0 कैन बी 0 और x1 कैन बी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये x डायमेंशन आ जाएगी। इस तरीके से y की जो है ना बाउंड्री कंडीशन हमने कहा कि y इज कंटेन्ड इन y0 एंड y1, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो फंक्शन होगा वो फिर उसमें 4 फंक्शन बन जाते हैं। एक हो जाएगा u x0 से स्टार्ट होगा, y और कम, इसमें x0 हमने फिक्स कर दिया है, y और t जो है ना चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके अंदर हमने x1 को फिक्स कर दिया है और y और t चेंज हो रहे हैं। फिर हमने इसके अंदर u फंक्शन के अंदर y0 को फिक्स कर दिया है और x और t वेरिएबल हो गए हैं। फिर हमने y1 को फिक्स कर दिया है और x और t जो है ना हमारे टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। ये 4 सेट्स बन जाएंगे हमारे पास अगर हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस होंगी तो, ठीक है। अच्छा, अब हमने एरिया को लिमिट कर दिया है बिटवीन x0 एंड x1 एंड y0 एंड y1, ठीक है ना। तो हमारा जो एरिया बन गया है वो x0 से x1 के दरमियान x डायमेंशन में और y में y0 से y1 तक, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन u x y t, उसकी जो ग्रेड फंक्शन बनेगा वो उसको हम u i j n से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाला जो है ना ये कंटिन्यूअस इक्वेशन है, जिसका डिस्क्रीट वर्जन भी बनाया जा सकता है। तो कंप्यूटर पे जब हम
इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इसका डिस्क्रीट वर्जन होगा, ठीक है। हम कंटिन्यूअसली करेंगे तो वो इनफाइनाइट हमें ना बैंडविड्थ चाहिए, इनफाइनाइट रिसोर्सेज चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन डिस्क्रीट पॉइंट्स। अब उन एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान जो है ना, जो डिस्टेंस है, हम इसको श्रिंक कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, डी वाई को भी छोटा कर सकते हैं कि ये पॉइंट और उसके साथ बिल्कुल बना दें, बिल्कुल छोटा करते जाएं। तो या फिर ना इसके ऊपर ऑब्वियसली फिर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपका आई जो है वो 0 से लेकर n(x-1) तक वेरी कर रहा है। इसी तरीके से जे जो है आपका 0 से लेकर ny मैंने, अब ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो n है, जो कि 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे टाइम स्टेप, ठीक है ना। तो हमारा जो टाइम स्टेप है वो 0, 1, 2 अप टू n टाइम स्टेप्स है, ठीक है। और ये हमारे जो दूसरे हैं, ये जे वाले और आई, ये इनको कहेंगे स्पेशियल टाइम्स, सर आपकी समझ नहीं लग रही आवाज की। स्पेशल स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो the grade is usually defined as a set of equally separated points. अब हमने क्या करना है कि t के अंदर जो वेरिएशन है, t कितना है, क्योंकि टोटल n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये टाइम स्टेप्स हैं, तो हमने t को भी ना dt एक ले लिया, dt इंटू n, यानी अगर एक dt होगा टाइम के अंदर जो चेंज आ रही है उसको हम डिफरेंशियल टाइम या dt हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसी तरीके जो xi होगा वो इनिशियल x 0 से चेंज होगा, फिर कितना चेंज होगा, dx होगा, और कितने i चेंज होगा वो i से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो x0 के अंदर ना ये i चेंज हो रहा है, dx हमने फिक्स कर दिया है, तो x0 प्लस i टाइम dx बन जाएगा। तो एक xi के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से yi के अंदर जो वेरिएशन है वो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, y0 से लेंगे, और j को चेंज करते जाएंगे, j0 होगा तो ये y0 बन जाएगा, y0 इज इक्वल टू दिस y0। j1 होगा तो ये 1 इंटू dy हो जाएगा, dy हमने फिक्स किया हुआ है डिफरेंशियल विड्थ इन द y डायमेंशन, तो ये हमारा y चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से हमने tn xi और yi को हमने ये इसकी इक्वेशन बना ली है, ठीक है। और फिर अब ये मॉडल कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को, ये हीट इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम कहते हैं, और ये 2 डायमेंशन में इसलिए हम ले रहे हैं कि सिर्फ x और y डायमेंशन है। इसके अंदर अगर हम एक और टर्म ऐड कर दें तो z डायमेंशन में हो जाएगा, एक मतलब क्यूब जो है ना, उसके अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन, एक बिल्डिंग है, गीजर है फॉर एग्जांपल, या हीटर है, या कोई बॉक्स है, उसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर हीट कैसे वेरी कर रही है, उसके डिफरेंट पार्ट किस तरह गर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 3 डायमेंशन में, यानी हीट का जो हरारत जिसको तुम कहते हैं, हीट का जो एक्सपेंशन है, हीट कैसे एक्सपैंड हो रही है पूरी बॉडी के अंदर, उस प्लेट के अंदर या उस बॉक्स के अंदर, तो उसकी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को ना उसने अब थोड़ा सा ना इसका डिस्क्रीट वर्जन जो है ना उसने ले लिया है। अब ये जो मैंने बताया है ना, ऊपर वाली जो इक्वेशन थी ये कंटिन्यूअस डोमेन में, ये वाला, क्योंकि टाइम इज कंटिन्यूअस हियर। तो अब इसका जो है ना डिस्क्रीट वर्जन जो है ना वो हमने ले लिया इस तरीके से कि भाई एक एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट का जो डिफरेंस है, और उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर्स। ये देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है कि ये आई जे और ये n और n+1 इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, और विद उसको डिवाइड कर दिया टाइम के साथ, टोटल टाइम के साथ ना, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी उसकी, एक्सप्लिसिट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा डिस्क्रीट में चले गए हैं, कुछ मतलब एक्यूरेसी में हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ली है, लेकिन स्टिल उसकी जो शक्ल है वो उसी तरह। अब ये इक्वेशन किस तरह बनी है, देखें ना, ए के साथ यहाँ पे वो करली, जो ऊपर वाले जो थे वो करली u की पावर 2 और करली 2u ओवर करली x2, ठीक है ना। ये जो चीज है सारी को, इसको उसने नीचे बताया कि कैसे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के साथ, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है उसको उसने नीचे तरीका बताया कि जब भी आप d2f ओवर d2x करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये मैथमेटिकल है कि fx माइनस dx माइनस 2 टाइम्स fx प्लस dx, यानी fx से फंक्शन जो है ना fx से पीछे की तरफ गए तो fx माइनस dx, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो fx प्लस dx,
तो ये इस तरीके से आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर, तो तकरीबन यही चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे dx लिखना था, ये d2x कर दिया, असल में ये dx होगा यहाँ पे ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है इसने, क्योंकि यहाँ पे ये dx बनाया हुआ है इसने। तो इस तरीके से इसने ये पार्ट बना लिया, ये आप देख रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर लें, ये i-1 को उसने लिया है x माइनस डी एक्स, इस तरह i+1 को उसने x प्लस डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फंक्शन जो था ये टेम्परेचर का फंक्शन है ये वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर इसलिए दूसरा पार्ट भी उसने कर लिया जिसमें j को वेरी किया उसने, j-1 और j+1 और ये j, ठीक है ना। तो आपने हर डायमेंशन के अंदर थोड़ा सा मूव करना है, जिस तरह ये बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये चीज ऐसे बन रही है, वाई में करेंगे तो ये ऐसे कर रही है, और टाइम के अंदर जो है ना वो टाइम क्योंकि नेगेटिव नहीं होता उसका, हमेशा पॉजिटिव में जाता है, तो इसलिए उसने आई जे और n+1 जो है ना ले लिया उसको, ठीक है। तो जब हमने ये काम कर लिए तो उसके बाद ये सारी उसने वही चीज बताई हुई है, शुरू में उसने गोइंग थ्रू ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ j वन कैन कंप्यूट द ग्रिड फंक्शन u(n)i(j) एट n इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर इज देन रिपीटेड फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। n क्या चीज है? n इज द, n क्या चीज होगी यहाँ पे, व्हाट इज स्मॉल n, ये उसने पीछे बताया हुआ है। n क्या है? इज द टाइम स्टेप, ठीक है। एक टाइम स्टेप, दो टाइम स्टेप, टोटल n टाइम स्टेप्स, ये n ये चीज है, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा? तो उसके बाद फिर इसने यहाँ पे ये बताया है कि हम जो टाइम है उसके भी ये फार्मूला कहीं से उसने लिया है, और हम चूंकि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ऑफ द इक्वेशन, तो हम कह रहे हैं कि dt शुड बी लेस देन दिस नंबर, ठीक है। अब ये dt भी जो है ना, अब इसको जो अभी हम इसको जब इक्वेशन के अंदर देखेंगे आगे प्रोग्राम के अंदर, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या बन रहा है ना। अब ये फार्मूला कहीं से इसने लिए है कि dt शुड बी लेस देन दिस, इसमें ये वैल्यूज डाल दें तो फिर आपको ना एक टाइम का टाइम स्टेप को पता चल जाएगा जो डिफरेंशियल टाइम है, ठीक है। तो मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इसके लिए कोड बनाना है, ठीक है ना। अब ने इसने जो है ना सबसे पहले इसका कूडा प्रोग्राम बनाया हुआ है, पोर्टिंग द कोड, पोर्टिंग द कोड। और ये नीचे जो है ना उसका GitHub के ऊपर है ना पोर्टिंग द कोड, उसको वहां पे भी देख सकते हैं। वो कह रहा है कि इवन दो द प्रॉब्लम इज 2 डायमेंशनल वी आर स्टिल गोइंग टू यूज 1 डायमेंशनल एरेज, ठीक है, इन कूडा। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है कि आप 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका बड़ा आसान तरीका है, उसका करने का तरीका ये है कि i इंटू विड्थ प्लस j, हम इस तरह का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपने विड्थ ले ली, ठीक है, और उसको i से ये देखें आपके सामने, ये 2 डायमेंशनल एरे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको अनरोल कर दिया उसने, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। वेट्स इसकी कितनी है? 3 एलिमेंट्स हैं, और आई भी जो है ना 3 इस तरह वेरी कर रहा है, 3 रोज हैं, और ये जे जो है ना कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कॉलम्स हैं 3 रोज हैं, ठीक है। रोज आई की इधर चेंज हो रही है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फिर ये, तो इसका मतलब 0 1 2 जो है ना ये इसकी ये आ जाएगी पहली रो में, फिर 3 4 5 दूसरी रो में आ जाएंगे, 6 7 8 जो है वो तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको, तो अब वेट हमने ले ली, वेट इज अ विड्थ ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसी को अपना एलिमेंट वहां पे ऊपर देख लें, तो अगर आप ये इस डायग्राम में देखें तो ये बेसिकली एक तरह का एरे ऐसे बन रहा है, ऐसे यूं करके ना, ठीक है। तो ये एक स्मॉल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैट्रिक्स को ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये टेम्परेचर की वेरिएशन इस तरह हो रही है। अच्छा, अब हमने इसके लिए प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर बनानी है वो कैसे करनी है हमने ना, सबसे पहले उसने इंडेक्स जो है ना गेट इंडेक्स फंक्शन कॉल किया,
कि भाई हमने इंडेक्स जो है ना वो बनाने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है, जिसमें आई जे और विड्थ को जो है ना हमने ले लेना है, मतलब छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, उसकी विड्थ को देखना है कितने उसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं और आई और जे की वेरिएशन क्या होगी। तो ये गेट इंडेक्स जो है ना उसने कर ली है, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ और फंक्शन यूज की हुई है, इसको मैं यहाँ पे ना इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये वाला जो है ये कुछ एरर से रिलेटेड चीजें, इसको आप मिनिमाइज कर लें, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस तरह का दोबारा। इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं और हम जो है ना प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका जो प्रोग्राम है यहाँ पे उसने पहले सिंपल प्रोग्राम लिखा है C++ बेस्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने यहाँ पे C++ की है और ये फिर उसके कूडा वर्जन है। और इधर फिर ऑब्वियसली हम इसका जो है ना वो क्या कहते हैं OpenACC वर्जन भी जो है ना इसी का करेंगे, ठीक है। तो पहले हम C++ वर्जन देख लेते हैं, यहाँ पे उसने क्या क्या काम किए हैं। ये काफी बड़ा ये प्रोग्राम है, देख रहे हैं। इस तरीके से उसने ना वो उस पूरी इक्वेशन को इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके अंदर ये उसने हेडर फाइल्स वगैरह यूज कर ली हैं, ठीक है। time.h फंक्शन, sting.h है, बाकी stdio एल्गोरिथम, फिर उसके बाद png writer.h को इसने इंक्लूड की है फाइल जो है ना, ठीक है ना। कन्वर्ट 2D इंडेक्स लेआउट टू अनरोल्ड 1 डायमेंशनल लेआउट। तो हमने 2 डायमेंशनल जो है वो उसको हमने सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स जो है ना, ये हमारे कमेंट्स में से ये सारा जो है ना आई जे और वेट्स जो है ना उसने बताया कि ये इनपुट पैरामीटर है, जे भी इनपुट पैरामीटर है और वेट्स भी इनपुट पैरामीटर है। वेट्स का मतलब है वेट्स ऑफ द एरिया, कॉलम इंडेक्स है और रो इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद उसने ये उसका इंडेक्स के लिए फंक्शन को कॉल कर ली है यहाँ पे। और फिर चूंकि ये नॉन कूडा प्रोग्राम है तो इसके अंदर कोई कर्नल नहीं नजर आ रहा, हम डायरेक्टली मेन के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। मेन के अंदर अब हमने ना चीजों को इनिशियलाइज करना है, फिर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और ये सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि विड्थ ऑफ द एरिया जो है ना वो उसमें nx लिया, उसको 200 और ये कांस्टेंट कर दिया। ये कांस्टेंट इंटीजर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है ना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाइट ऑफ द एरिया वाई डायरेक्शन में, फिर उसने स्केलिंग फैक्टर जो है ना जो डिफ्यूजन कांस्टेंट कहलाता है, जो ऊपर इक्वेशन के अंदर आपने देखा था कि ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये वाला जो है ना ये इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने 0.5 सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। ये सारा कोड जो है ना गिटहब पे पड़े भी हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इन फाइल्स को ना, ठीक है। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो ये C++ का कोड बेसिकली ना समझना है, असल में आपने इनसाइट डेवलप करनी है ना कि प्रोग्राम को रन करना है, कि आपको बना बनाया प्रोग्राम दे दिए जाए, आपने चला ली, आउटपुट आ गई, ये कोई काम नहीं है। असल चीज है मॉडलिंग करना, कल को आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना हमने डिफाइन कर लिए हैं कि हमारी जो ग्रिड होगी वो 200 by 200 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगी। 200 by 2 यानी एक प्लेट थी, स्क्वायर प्लेट थी, वो उसके 200 एक्स डायमेंशन में और 200 वाई डायमेंशन में। तो टोटल जो है ना 40,000 एलिमेंट्स आ गए एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने ए को जो है ना ये 0.5 डिफाइन कर लिया, फिर हमने जो डिफरेंशियल एक्स लिया है वो 0.01 जो है ना स्टेप साइज लिए, ये स्टेप साइज है एक तरह से ना। ग्रिड की जो स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल ग्रिड स्पेसिंग यानी एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 0.01 है। इसी तरीके से वाई डायमेंशन ने 0.01 ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने dx2 जो लेना था उसको हमने dx इंटू ये स्केयर कर दिया, मल्टीप्लाई होगा dx मल्टीप्लाई बाई dx। फिर इस तरह dy स्केयर जो है वो dy इंटू dy ले ली है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि dt की इक्वेशन जो ऊपर हमने डिफाइन की थी, ठीक है, ये कहीं से हमें मिल गई है, मतलब है किसी मैथमेटिशियन से हम पूछ सकते हैं या फिजिस्ट जो है ना उससे हम पता कर सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई है ना, ठीक है। तो 1/2a इंटू दिस, अब ये सारे नंबर डिफाइन हो गए, dy2 भी हो गया, dx2, और इन दोनों को ऐड कर लें, 1/2 से डिवाइड कर दें या एट मोस्ट इक्वल कर दें, ये लेस होनी चाहिए या एट मोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो अब dt की इक्वेशन जो है ना हमने यहाँ पे नीचे डाल दी है, ठीक है। वेरी सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये dt इज इक्वल टू dx
मल्टीप्लाइड बाई D2 और ये 2/a और ये सारा करके ना उसने इसको थोड़ा सा ऊपर जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके ना इस फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने नंबर ऑफ जो स्टेप्स लिए हैं वो 5000 लिए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ये टाइम स्टेप्स हैं उसके, और ये लार्जेस्ट स्टेबल टाइम स्टेप, ये उसने ना कहा कि अगर आप ये करेंगे तो ये इक्वेशन जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। स्टेबल भी होना जरूरी है, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कन्वर्जेंस कहते हैं हम उसको। आपने मशीन लर्निंग की है तो आप कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि इसका कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, कितने इपॉक्स में कन्वर्ज हो रहा है, कितने स्टेप्स में, कितने आइट्रेशन में, ठीक है ना। आपने लास्ट फंक्शन बनाए अगर हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसके कन्वर्जेंस रेट क्या है ना। सिस्टम शुड बी स्टेबल। तो ये इक्वेशन जो है ना उसकी न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के लिए हमने यूज की हुई है। आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसने वेरी कर दिया। अब ये सारे नंबर देखिए ना इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये सारे जब वैल्यूज इसके अंदर पुट होंगी यहाँ से तो इसकी जो मिनिमम टाइम स्टेप है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसने नंबर ऑफ स्टेप्स 5000 ले लिए हैं, फिर आउटपुट एवरी 1000, यानी हाउ फ्रीक्वेंटली यू वांट टू राइट द आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। इसको हम इधर नहीं कर सकते। अच्छा जी, आउटपुट इमेज भी जो है ना उसने कोई बनानी है जो कि मतलब है आप किस तरह बनेगी, ठीक है। वो जब प्रोग्राम आप रन करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उसने फिर क्या किया कि जब ये काम कर लिया है तो उसने फिर NTS को NX इंटू NY से मल्टीप्लाई कर दिया आपस में ना। ये गायब हो गया, इधर से किधर चला गया। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल छोटा करना पड़ेगा इसको ना। हाँ, इस तरीके से और भी छोटा करना पड़ेगा इसको ऐसे। ये नजर आ रहा है सबको? हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा जी, तो मतलब बोरिंग तो नहीं हो रहा ना काम? ये देखिए हम इसी तरह प्रोग्रामिंग तो इस तरह ही होती है। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे ये असल में ठहरे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ मसला आ गया इसके अंदर पेज के अंदर ना यहाँ पे। हाँ अब सही हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि allocate 2 sets of data for current and next time step। तो अब हमने ये UN जो है ये ले लिया है और UNP1 जो है ना नेक्स्ट, उसके लिए हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं और चूंकि ये फ्लोट है तो उसके हिसाब से हमने इसको मेमोरी एलोकेट करा दी है, ठीक है ना। तो एलोकेट 2 सेट्स ऑफ डेटा, ये कोई फंक्शन है कैलॉग के नाम से है, मेलॉग नहीं है, ये मेमोरी एलोकेशन है, ये कोई और चीज है। इसको आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है ना, ठीक है। तो ये काम करने के बाद उसने इनिशियलाइजिंग द डेटा विद अ पैटर्न ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 1/6 ऑफ द विड्थ। अब उसने क्या किया है कि एक पैटर्न बनाया है, उसने रेडियस लिया है कि भाई आप जो है ना इधर उधर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कितना मूव करेंगे। तो ये उसने और भी उसको छोटा कर दिया, यानी जितने NX होंगे, NX हमारे पास कितने हैं ऊपर, NX हमारे पास कितने हैं जी, 2000 है, 200 है बल्कि ना, ये वाले देख रहे हैं। तो NX इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द एरिया जो था ना उसको हमने 1/6 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/6 डायमेंशन में ले लिए। अब ये क्यों लिया है, उसने मजीद उसको छोटा करने के लिए यानी रेडियस ले लिया, NX/6 मल्टीप्लाइड बाई NX/6, ठीक है। तो NX स्क्वायर बाई 36 यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई 36 डिवाइड कर दी है। उसके बाद आपने क्या किया कि अब आपने ना ये प्रोग्राम लिखा है। इसमें आपने क्या किया है कि ये वो इक्वेशन है, ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन क्या कर रही है। अब ये लूप जो चला रहा है यहाँ पे, आप देखें पहले इसको ना, इसको समझने की कोशिश करें कि ये वो कह रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ना वेरिएशन की आई की जो कि x
एन एक्स और एन वाई के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंडेक्स, आपने फंक्शन को कॉल करके इंडेक्स ले लिया, फिर आपने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आई जे फ्रॉम द ओरिजिन ले लिया, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आई जे। अब डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जो है ना, ये देखें ना, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स डायमेंशन में आई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस एन एक्स बाई 2। तो अब आई जो है ये आपका एन एक्स वेरी कर रहा है और जे जो है वो आपका एन वाई तक वेरी कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इस तरीके से हमारे पास ये डिस्टेंस बन गया। अब अगर डिस्टेंस हमने जो मूव करना है प्लेट के ऊपर, कितना मूव करना है, उसको हमने चेक करना है कि वो रेडियस से कम होना चाहिए। अगर वो रेडियस से कम है तो आप वहां पे टेम्परेचर को ना इनिशियलाइज कर दें उस इंडेक्स पर, कि भाई आप कहें कि टेम्परेचर 65 डिग्री सी है फॉर एग्जांपल, तो यू एन जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज आप कहेंगे टेम्परेचर वहां पे 5 है, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई इनिशियलाइजेशन है जो उसने कर ली है। तो इनिशियलाइजिंग द डेटा विद पैटर्न ऑफ डेटा, ये जो शुरू में हमने बात की थी ना कि कुछ इनिशियल कंडीशंस होती हैं, यानी कि आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनिशियल कंडीशन दे रहे हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 65 डिग्री सी हमारी इनिशियल कंडीशन है, और इस रेडियस के अंदर है भाई, अगर ये छोटा सा एक पार्ट, छोटा सा एक स्मॉल एरिया लेंगे तो वहां पे भाई इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है कि हमने fill in the data at the next step to ensure that the boundaries are identical। तो उसके बाद इसने ये मेम कॉपी का फंक्शन यूज किया है और मेमोरी एलोकेशन की है, यू एन पी वन और यू एन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द फ्लोट। फिर उसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया कि क्लॉक जो है ना आपका स्टार्ट हो गया, क्लॉक फंक्शन जो है ना उसने चला दी है कि टाइम नोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये मेन लगाई, ठीक है। मेन लूप के अंदर ने ये वो फंक्शन है एक्सप्लिसिट जो स्कीम यहाँ पे ये बेसिकली वो टेम्परेचर फंक्शन है, ठीक है, जो ऊपर उसने डिस्क्रिटाइज किया यहाँ पे डाल स्टूडेंट साहब को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा जी, वो बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम दोबारा उसी पेज पे जाते हैं। किधर गया है वो? हाँ, ये हम हीट इक्वेशन पर हैं। यहाँ पे मैं दोबारा इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। यहाँ पर हम लोग हैं ना इस जगह पर। तो बेसिकली सॉल्विंग द हीट इक्वेशन विद कूडा जो है ना, उसके लिए पहले सिक्वेंशियल प्रोग्राम जो है ना, अगर आप मतलब डायरेक्टली अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको सी प्लस प्लस में डायरेक्टली यानी कि नॉन कूडा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं कूडा प्रोग्राम के ऊपर। तो अब जो है ना आपने क्या किया कि ये वाले जो है ना इंडेक्सिंग जो है ना आपने सेट कर दी, गेट इंडेक्स i-1 के लिए, i के लिए i+1 के लिए और j+1 के लिए आपने j-1 के लिए आपने ये सारे इनके नाम लिख दिए, ui, j, u, m1j, ठीक है, ui, j, m+1 और ये प्लस, इस तरीके से ना ये जो इंडेक्स बने हुए हैं i+1 और j-1 और i-1 और j+1 वगैरह के लिए ना, तो ये आपने ये कर लिया आपने ये काम, ठीक है। ये इंडेक्सिंग बना रहे हैं आपने, ये देख रहे हैं ना, ये एरेज हैं बेसिकली। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने
फार्मूला जो है उसकी एंट्री कर दी यू आई जे प्लस ए टाइम डी टी, ये वाला जो है ना ऊपर उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, किधर गया ये वाला फार्मूला ना, ये वाला, ठीक है। ये डिस्क्रीट वेरिएशन है, ये एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन है, और ये अप्रॉक्सीमेट फंक्शन है जिसको उसने ना यहाँ पे नीचे डाल दी है अभी एक उसकी इक्वेशन जो है ना, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे उसके यू आई जे प्लस ए टाइम डी टी, अब ये सारी चीजें ना डिफाइन कर चुके हैं हम जो है ना, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है कि ये अब टेम्परेचर कैलकुलेट होगा और ये ऊपर वेरिएशन हो रही होगी आई जे की। उसके बाद हमने फिर क्या करना है कि इफ एन मॉड आउटपुट एवरी इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, ठीक है, तो हम जो है ना वो फिर इस चीज को एस प्रिंट एफ कर दिया। एस प्रिंट एफ फंक्शन है, ये हीट डॉट पी एन जी के नाम से कोई फाइल बना लेते हैं इसको, और उसके अंदर इसको ना सेव भी कर लेते हैं, पी एन जी फाइल बन रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने स्वैपिंग द पॉइंटर्स फॉर नेक्स्ट टाइम स्टेप, ये सारी लूप ना इसके अंदर चल रही है। स्वैप फंक्शन कर दिया यू एन और यू एन पी वन। फिर इसके बाद हमने क्लॉक फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, और उसने हमें बताया कि इट तो इतने परसेंट सेकंड जो है ना उसने टाइम लिया है। तो ये हमने ये क्लॉक्स पर सेकंड जो है उसको यानी कि डिफरेंस ले लिया, फिनिश टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ये चूंकि ये टाइम दोनों कैलकुलेट हो गए हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाई क्लॉक्स पर सेकंड जो है ना, ये उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद रिलीज द मेमोरी फ्री और फ्री यूएनपी और रिटर्न 0, ठीक है। तो ये काम हमने किया और फाइनली जो है ना हमारा C++ का जो प्रोग्राम है वो बन गया है। अब इसी चीज को मतलब है उसने ना कूडा इसका प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, अब आप इसकी पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज होती है ना डिवाइस, इस तरह की जो चीज होती है, इसका मतलब ये होता है कि दिस फंक्शन विल बी द फंक्शन विल बी अवेलेबल इन द डिवाइस कोड। जब भी हम डिवाइस लिख देते हैं इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन जो होगा, ये जो भी चीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ जीपीयू पर रन होगी, ठीक है। और अगर आपने ये दोनों चीजें इकट्ठी लिख दी हैं, होस्ट भी लिख दी है इसके साथ और डिवाइस भी लिख दी है, तो इसका मतलब है कि ये होस्ट और डिवाइस दोनों को एक्सेसिबल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कूडा गेट एरर स्ट्रिंग जो है ना, ये एक फंक्शन है, तो ये दोनों को विजिबल होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा इनिशियल कूडा प्रोग्राम था जो C++ था। अब हम इसका कूडा वर्जन देखते हैं। तो कूडा वर्जन के अंदर जो है ना हमने क्या क्या काम करने हैं ये देखें आप, उसी तरह का प्रोग्राम है ये। सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमने जो काम करना है वो क्या करना है कि हमने ये वाला कर्नल जो है ना बनाना है। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरफ कैसे जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये ऐसे हाँ ये वापस आ गए। तो ये इसका वो कर्नल है जो मेन फंक्शन के अंदर रन हो रहा है। बाकी सारी अब इसको हम जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपने बताने हैं और थ्रेड्स पर ब्लॉक आपने बताना है। फिर उसके बाद ये वाले जो वेरिएबल्स हैं NX NY DX2 DY2 A टाइम DT, ये सारे के सारे जो है ना आप उस फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ऊपर उसने डिफाइन किया हुआ है। मेन फंक्शन है जहाँ पे शुरू हो रहे हैं, मेन फंक्शन के ऊपर उसने कर्नल बनाया हुआ है। तो कर्नल किधर है इसका, हाँ ये मेन फंक्शन है ना यहाँ पे। पिछले प्रोग्राम में ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं था, ये ग्लोबल वाला ना। ये ग्लोबल का मतलब है कि दिस इज अ मेन कर्नल जिसका नाम उसने रखा है इवॉल्व कर्नल, ठीक है, इवॉल्व कर्नल। अब ये सारे उसने वही काम इधर कर दिया है। वो इक्वेशन इसके अंदर है, एक्सप्लिसिट स्कीम का मतलब है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन थी वो यहाँ पे डाल दी है। और फिर ये सारे वही चीजें हैं तकरीबन, लेकिन एक चीज इसमें इसने ग्लोबली डिफाइन की होगी, वो चीज क्या है कि वो उसने ब्लॉक साइज जो है ना डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ब्लॉक साइज जो एक्स साइड पे है वो 16 है और ब्लॉक साइज वाई डायमेंशन में 16 है, ठीक है। और इसके अंदर ये इंडेक्स का फार्मूला लगाया हुआ है। और फिर एक और जो है ना, अब पहले आई जो था वो सिंपल था, अब हम उसको आई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि आई इज इक्वल टू थ्रेड आई इंडेक्स डॉट एक्स प्लस। तो अब ये जो चीज होती है ना, पहले आप ब्लॉक डायमेंशन हो जाएंगी, ठीक है। ब्लॉक डायमेंशन हमारी क्या है 16 है, ब्लॉक साइज जो है ना एक्स डायमेंशन हमारे पास 16 है। और फिर उसके अंदर थ्रेड्स कितने होंगे,
ठीक है ना। थ्रेड इंडेक्स हमने देना है, तो ब्लॉक इंडेक्स यानी ब्लॉक इंडेक्स में मतलब है ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 अप टू 16, और ब्लॉक डायमेंशन का मतलब है 16 एक्स डायमेंशन में। ठीक है, तो ये ब्लॉक इंडेक्स आ जाएगा कि यानी ब्लॉक किस तरह वेरी कर रहा है, और ओवरऑल साइज ऑफ द ब्लॉक्स कितना है, टोटल ब्लॉक 16 है, और उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं वो कितने हैं वो ये बता रहा होगा थ्रेड इंडेक्स। तो ये अपना इंडेक्स जो आपका आई था वो इस तरीके से वेरी करेगा। इसी तरीके से अब आई को हमने रेस्ट्रिक्ट करना है कि आई शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड आई शुड बी लेस देन एन एक्स माइनस 1, क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते। जब हमने आई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर हम वाई को भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन वाई के लिए हमने जे को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो थ्रेड इंडेक्स वाई डॉट ब्लॉक आई डी एक्स डॉट वाई आएगा, और ये सारा का सारा वाई डायमेंशन में जे डिफाइन होगा, और जे को भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर हमने ये वाले जो है ना ये फ्लोट वेरिएबल जो है ना उनको डिफाइन किया है, और फिर इस इक्वेशन के अंदर उनको हमने कॉल करवा दिया है, यूज कर लिए, तो ये हमारा मेन कर्नल बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हमने बाकी सारा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही है, सिर्फ जो है ना हमने इस जगह पे एक और चीज हमने ऐड करनी है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं और थ्रेड पर ब्लॉक कितने हैं। एक तो ऊपर हमने साइज डिफाइन किया है ना, लेकिन अब ये जो है ना नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो उसने क्या किया है कि एन एक्स डिवाइड बाई ब्लॉक साइज ऑफ एक्स प्लस 1 किया हुआ है, ये वाला काम किया हुआ है। ठीक है, ये एक्स डायमेंशन में ब्लॉक्स हैं और ये वाई डायमेंशन में। इस तरह थ्रेड्स पर ब्लॉक से ब्लॉक साइज से पता चल जाएगा एक्स डायमेंशन में, और ये ब्लॉक साइज इन वाई डायमेंशन। तो ये dimm3 जो फंक्शन है डेटा टाइप है बेसिकली कूडा के अंदर, dimm3 थ्री डायमेंशनल यानी कि ना, तो उसके लिए ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स या थ्रेड्स पर ब्लॉक यानी कूडा के रिजर्व वर्ड्स हैं। तो कूडा की मेमोरी एलोकेट करने के बाद ऊपर पहले आप ये देखते हैं कि होस्ट के ऊपर से आपने ना ये एच जो है ना होस्ट के लिए है ये एच, और डी फॉर डिवाइस के लिए है। ठीक है, तो ये मेमोरी आपने एलोकेट की। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने भी मेमोरी उसके लिए डिवाइस के ऊपर में एलोकेशन की है, ये दो फंक्शन यूज किए कूडा मिलाक, उसमें सिंपल मेम कॉपी है, इसमें कूडा मिलाक आपने यूज की है, ये कूडा मेम कॉपी भी शायद फंक्शन होता है। तो इनको आपने कॉल कर लिया, फिर उसके बाद ये मेन लूप आ गई, और मेन लूप के अंदर जो है ना फिर आपने क्या करना है कि जो होस्ट का जो डेटा है ना वो कॉपी किया डिवाइस पर, फिर होस्ट का डेटा डिवाइस पर कॉपी किया, फिर कर्नल को लॉन्च किया, फिर डिवाइस से डेटा होस्ट पर कॉपी किया। जब ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, टेम्परेचर कैलकुलेट हो गए, अब ये देखें ना कि फंक्शन कर्नल से पहले भी हमने मेम कॉपी की है 2 दफा और कर्नल के बाद भी, लेकिन इधर फर्क ये है कि ये होस्ट टू डिवाइस जा रहा है, यहाँ पे डिवाइस टू होस्ट जा रहा है, ये कॉपी जो है उल्टी हो रही है। तो पहले आपने सीपीयू से डिवाइस पर लेकर गए कॉपी किए, फिर आपने कैलकुलेशन जो है वो जीपीयू के ऊपर किए, और फिर जब उसने रिजल्ट बना लिए तो फिर उसको हमने डिवाइस टू होस्ट किया। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर ये एरर चेकिंग वगैरह है मतलब है, और अगर कोई एरर्स मतलब है ये एरर चेकिंग के फंक्शन उसने बना लिए हैं, यूज किए हैं, और फाइनली जो है ना फिर एक फाइल नेम जो है ना उसने डिफाइन की है जो 64 एलिमेंट का होगा, ये करेक्टर स्ट्रिंग आ गई आपकी 64 करेक्टर्स की, और फिर आपने एस प्रिंट एफ और ये सेव कर दिया फाइल को, और फिर आखिर में ना आपने टाइमिंग भी चेक कर ली, और फाइनली फिर जो है ना आपने मेमोरी को फ्री कर दी है, ये होस्ट पे मेमोरी फ्री की है और ये डिवाइस के ऊपर मेमोरी को फ्री कर दी है, और आखिर टर्न 0 जो है ना कर दी है। तो दिस इज योर कूडा प्रोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन अब देख रहे हैं ना कि कूडा आपने C++ का वर्जन भी देखा और कूडा का वर्जन भी देखा, अब इसी का क्या जो है ना वो ओपन सी वर्जन भी है कहीं पर या नहीं है, तो वो असल क्वेश्चन हमने तो उस तरफ जाना है। हमने कहा कि देखते हैं कि उसके अंदर कहीं हीट इक्वेशन की कोई है इसकी, तो ओपन सीसी के अंदर आप देखें कि कहीं पर हीट इक्वेशन का कोई इस तरह की गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसने ये देखें अब इसका ना हीट 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो है ओपन एससी वर्जन। ठीक है ना, तो इसमें इसने 2 वर्जन बनाए हुई हैं, और ये सीपीयू कोड वही है उसका। ठीक है, जो भी आपने देख लिया है, ये थोड़ा सा इसने मॉडिफाई किया हुआ है शायद, नहीं वही चीज लग रही है, देखें ना 200 वगैरह ये सारा वैसे के वैसे ही है,
देखने में, ठीक है ना। डबल एल मेमोरी एलोकेशन है। सर ही गायब हो गए। हेलो। रिजवान भाई हमने मीटिंग लॉक कर दी। हेलो सर। इंटरनेट फिर ब्रेक हो गया था तो दोबारा रिज्वाइन कर लिया है मैंने। तो बेसिकली आपको आइडिया हो रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बेसिकली कोई इसको समराइज कर सकता है कि बेसिकली हमारी जो आज की डिस्कशन थी वो क्या थी। सर इसमें MELLOC मेमोरी एलोकेशन है। जी सर ये जो ब्लू कलर का जरा लिखा ऊंचा था बोल लें। ये मेमोरी एलोकेशन थी। हाँ जी, वो फंक्शन है ना उसके, ठीक है। जी जी तो सर। हमारे जी पास मेन सीपीयू वाला प्रोग्राम जो कि सी के अंदर है या C++। फिर उसके बाद हमने उसको कूडा के अंदर देख लिया कि कूडा में उसने कैसे लिखा। अब ओपन एसीसी का हम थोड़ा सा टाइम लगा के इसको भी देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में, कूडा के प्रोग्राम में मेजर डिफरेंस क्या है। तो आपको अब यहाँ पे प्रैग्मा कहीं नजर आने चाहिए। प्रैग्मा कहाँ पर इसने डाले हैं, यहाँ पे देखें, ये देख। अब इसने जो है ये प्रैग्मा एसीसी पैरेलल लूप यूज किया, फिर ये इंडिपेंडेंट को यूज किया, कॉपी इन यूज किया, कॉपी आउट यूज किया। यहाँ पे ये फंक्शन है, देख रहे हैं। तो ये स्लाइड मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, उसके अंदर उसने इनका बताया हुआ है। तो इसने क्या किया है, प्रैग्मा एसीसी पैरेलल लूप, कॉपी इन और कॉपी आउट को उसने यूज हुआ है, ठीक है। तो ये चूंकि लूपिंग आ गई है यहाँ पे, फॉर लूप्स हैं, तो इसने बेसिकली एक दो कर्नल समझ लें, एक कर्नल ये है और उसी के अंदर दूसरा ये नेस्टेड लूप्स होने की वजह से ना, तो इसने ये वाले इक्वेशन जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ इस जगह पर। तो अब इससे क्या चीज जाहिर हो रही है कि ये प्रोग्राम ना बड़ा सिंपल हो गया। अब देख रहे हैं कर्नल भी गायब हो गया ऊपर से ना। तो इसका मतलब है कि कूडा जो है ना, कूडा हालांकि उसके अंदर ना ज्यादा पावर है, देखें आप, भागे ही नहीं उससे, कूडा से। कि कूडा लिखना जो है ना प्रोग्राम बहुत मुश्किल है, लेकिन वजह रोल है आपके पास, आप ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपने सारी चीजें ना कंपाइलर पे छोड़ दी हैं, ठीक है। जो प्रैग्मा एसीसी और ये सारी चीजें जो है ना, इसका कोड सिंपलर है ओपन एसीसी का। अब आपने करना ये है कि ये जो है ना आपकी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके ना मिड टर्म में ना नंबर बहुत कम आ रहे हैं ना, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ना आपने ये करना है कि जो हीट वाला प्रॉब्लम है ना, इसको आपने करना है, सी के अंदर भी रन करना है, कूडा के अंदर भी करना है और ओपन एसीसी के अंदर भी करना है,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको ना एक फीलिंग आएगी कि भाई और आपने टाइम नोट करने हैं, ठीक है। तो आप ना ये काम जो है ना बड़े इजीली कर सकते हैं गूगल को लैब के अंदर, ठीक है। ये इसका ना ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको रन किया था। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ये कॉपी ऑफ ओपन एसएससी कूडा को लैब ये हो रही है आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? यस सर, हो रही है। हाँ, ये देखिए ना, तो ये उसी बंदे की ना गेट ऐप पे कोड भी पड़ा हुआ है, इसने काफी सारे और प्रॉब्लम भी साल हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर सम उसने किया हुआ है, उसके बाद डबल लूप है, जैकोबी इक्वेशन सॉल्वर है, फिर पाई का सॉल्यूशन उसने मोंटी कार्लो सिमुलेशन से किया हुआ है, फिर उसने हीट इक्वेशन की हुई है, ठीक है ना। तो ये हीट इक्वेशन वाला जो है ना, ये प्रॉब्लम सारा का सारा आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए उसने नीचे कमांड भी दी हुई है यहाँ पर, किधर गई हैं वो, मैंने भी निकाली थी। हाँ, ये फॉर एग्जांपल ना इसने हीट इक्वेशन की इसने कमांड नहीं दी हुई, लेकिन नीचे जेकोबी की दी हुई है। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने इस तरह का काम करना है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने रन किया था, वो पता नहीं किधर गया। हाँ, ये मैंने नीचे किया हुआ है बल्कि ना, ये देखें। तो इसमें आपने जो डिजायर डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है, ठीक है। ये कोड आपको ना इंटरनेट से मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आपने में एक फाइल बनानी है जिसमें 2 कमांड आपने यूज की हुई हैं। तो आपने क्या करना है, जीसीसी और -g ये ऑप्शन डालनी है, और ये वाला जो काम है ना -f ओपन acc, -f ओपन acc और -c, ये जो है ना स्विचेस हैं जो कि आपने इनेबल करने हैं। उसके बाद ये हीटइक्वेशन.c है, ठीक है। और कूडा के केस में ये cu बन जाएगा, और ये इसकी आउटपुट इक्वेशन हीटइक्वेशन.o लिखा हुआ है। फिर इसी को फिर आपने हीटइक्वेशन.o को मजीद वो उसने कर दिया हीट की शक्ल में ऐसे, और फिर ये $/हीट को अब रन करेंगे जिस तरह भी यहाँ पे हमने रन किया है। तो ये इसका टेम्परेचर जो है ना वो बता देता है इस जगह पे ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना ये इक्वेशन रन हो जाती है, और वो टेम्परेचर जो है ना कैलकुलेट कर लेता है। इसके लिए जरूरी है कि रन टाइम पे ना आपको जीपीयू इनेबल होना चाहिए। अभी ये ना इनेबल नहीं वो पीछे से असल में वो सारी चीजें इसको नहीं मिल रही, इसलिए जो है ना ये रन नहीं हो रहा। लेकिन अब जब आप इसको ओपन एसीसी कूडा वर्कशॉप चूंकि हम कर रहे हैं, तो आपने ये काम करना है, PWD है, फिर उसके बाद एक्टिवेट जीपीयू करना है, ठीक है। एक्टिवेट जीपीयू करने के बाद अब एक्टिवेट जीपीयू कैसे करेंगे, इधर रन टाइम पे जाके तो आपने चेंज रन टाइम में आपने ये जीपीयू कर दी है, ठीक है। इसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद आपने उसकी अगर जीपीयू की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो NVIDIA-SMA को रन करेंगे आप ना, तो ये आपको ना उसका बता देगा कि कौन सा जीपीयू आप यूज कर रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? तो यस इसमें सर, हो कौन रही सा है। जीपीयू यूज हो रहा है? इसमें टेस्ला K80 यूज हो रहा है, ये देख रहे हैं। हाँ, ये टेस्ला K80, तो उसने पूरी स्टेटिस्टिक्स बता दी है कि NVIDIA-SMA करने से ड्राइवर वर्जन कौन सा है, कूडा का वर्जन 11.2 यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइवर वर्जन 460.32 वगैरह यूज हो रहा है। और इसके बाद मेमोरी यूजेज कितनी है इसके अंदर, ये इतनी मेमोरी, ये MIB की शक्ल में यूज होती है, ये देखें। ये मेमोरी जो है ना MIB या GIB की शक्ल में यूज बताया जाता है। इसको भी हम किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे फर्क क्या है इन दोनों में। और उसके बाद ये 280 वाट जो है ना से लेकर मिनिमम 149 वाट जब ये ऑफ होता है, और 228 से 149 के दरमियान शायद इसकी पावर कंजम्पशन है, ये देखें ना। और ये 36 डिग्री C के लिए ये डिजाइन किया गया है, यानी कमर्शियल टेम्परेचर है। और इसका शायद P8 पता नहीं अभी क्या चीज है, लेकिन ये उसका एनवीडिया एक ही हम जीपीयू यूज कर रहे हैं। जीपीयू फैन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जीपीयू कितने हैं, सिर्फ एक ही है, 0 उसका आईडी है, ठीक है। और ये बता रहा है कि टेस्ला K80 जो है ना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसने ये बता दिया है। फिर उसके बाद
ये इसका जो मटेरियल है ना, ये गिट आप पे पड़ा हुआ है, ये देखें ना, ENCC ओपन ACC कूडा बिगिनर डॉट गिट गिट, इसको आप वहां से क्लोन कर लें मटेरियल को, अपने इधर गूगल को लैब में ले आए, और फिर उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, LS कर सकते हैं, LS ये इसको नहीं भूलना, ये अंडरस्कोर, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इसको नहीं भूलना आपने, ये डॉलर की तरह की चीज है कुछ, ठीक है। और जब ये काम हो जाएगा तो वो सारी लिस्ट डायरेक्टली जो है ना लिस्ट बता देगा उसकी ना। तो इसके अंदर जो है ना ये ओपन ACC कूडा बिगिनर्स के लिए है, और सैंपल डेटा वहाँ भी पड़ा हुआ है। उसके बाद आप चेंज डायरेक्टली कर लें और को लैब के अंदर आ जाएं, फिर गिट ब्रांच का है इसका, ये सारा काम करने के बाद आपने ओपन ACC वाले मोड में आ जाना है, ठीक है। अब ओपन ACC के अंदर जब आप आएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे हेलो है, ठीक है, वेक्टर सम है, और इनकी जो सोर्स फाइल होंगी ना वो आप डाउनलोड कर लें, मोंटी कार्लो है, और ये हीट इक्वेशन जो है ना, ये डिफरेंशियल जो इसको हमने आज भी डिस्कस की है, ठीक है। तो ये फिर जब कर लेंगे आखिर में आप जो है ना इसको इस कमांड से किधर गई है वो जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये वाली हीट इक्वेशन की ना, तो उस डायरेक्टरी में आप जाएंगे जहाँ पे वो हीट इक्वेशन डॉट सी फाइल पड़ी हुई है, फिर उसकी मेक फाइल बना लें और फिर उसकी आउटपुट फाइल बना के, तो आपको ना इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए आपकी। अब ये कहता है कि अगर आपके पास 100 स्टेप्स हो तो टेम्परेचर जो है ना किसी एक एलिमेंट का 64.993 है, फिर ये 64.77 है, फिर 300 के साथ इतना आ रहा है, और ये तो ये हमने ओपन ACC के साथ, इसी प्रोग्राम को ना आप कूडा के साथ भी रन कर लें, ठीक है। और टाइम वगैरह ये नीचे कूडा के साथ भी गिवन है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो कूडा के अंदर भी वेक्टर ऐड मैट्रिक्स एडिशन ये वाला ना, ये कूडा वाला भी आप कर सकते हैं। तो इनके इनके जो टाइमिंग्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि कूडा ने कितना टाइम लिया, ओपन ACC ने कितना लिया, कितने परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये सारा काम इंशाल्लाह जो है ना एक 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 प्रॉब्लम जो है ना हमने सॉल्व की है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अब ये आप करेंगे तो फिर आपको ना इसका फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमने ना नॉर्मली PGCC कंपाइलर की बजाय अब ये देखें ना, अब इसने ये देखें ये इक्वेशन डॉट CPP डाला हुआ, GPU2 रिमूव कॉपी कॉल्स और शेयर्ड मेमोरी के साथ। अब ये चीज अभी हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है ना, ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है ना ये शेयर्ड मेमोरी के साथ, यानी कि क्योंकि जो ग्लोबल मेमोरी है ना वो ज्यादा टाइम लेती है, तो उसकी वजह अगर हम डेटा को शेयर्ड मेमोरी में डाल दें जो कि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर होती है, तो उससे क्या होगा कि थ्रेड्स जो शेयर कर रहे हैं वो शेयर्ड मेमोरी, आपने मिड टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो अब यहाँ पे मल्टी कोर्स हैं जो कि एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रही हैं, तो उसने ये काफी सारे प्रॉब्लम प्रोग्राम दी हुई है। तो आप इसको ना कर लें, मतलब है, और उसको बना के एक अच्छी सी रिपोर्ट अपने पास रख लें, और फिर कल को जब आपका ग्रेड डिस्टर्ब होगा किसी वजह से, तो फिर आप वो मेरे पास रिपोर्ट ले आए कि आपने हीट इक्वेशन को इस तरह एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई हुई है, तो फिर हम आपके कुछ मार्क्स को ना एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी फाइनल भी रहता है आपका फाइन, और मिड टर्म में परफॉर्मेंस जो है ना वो 50-60% पे हैं लोग ज्यादातर ना, यानी उनके मार्क्स जो है ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी सी एफर्ट कर लें, और एक अपॉर्चुनिटी है आपको करने के लिए, और इन प्रोग्राम को ना कूडा से भी रन कर लें और ओपन ACC से भी कर लें। ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब ये को लैब का है, को लैब डॉट सर्च का है, और दूसरा ENCC जो है ना, तो उसी के अंदर उसने ये गूगल को लैब का ना जिक्र किया हुआ था कंपाइलिंग वगैरह का, जहाँ पे ना इधर कहीं मेंशन है उसने पता नहीं ऑप्टिमाइज लूप परफॉर्मेंस है ये किधर उसने ना वो बताया हुआ लिंक ना गूगल को लैब का, तो उसके अंदर से आप जाएंगे तो इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चले, मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है ये। अब चीज इसके इंशाल्लाह मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। यस तो सर, वो फिर नेक्स्ट क्लास भी है हाँ हमारी। जी, सर अटेंडेंस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर हाँ अटेंडेंस। बस ठीक है, अभी जितने भी है ना वो बारिश की वजह से, हाँ उसका ना वो स्क्रीन शॉट ले लें आप ना, क्या नाम है आपका, अरमगानुर रहमान, अच्छा सर। आपने इसकी वो स्क्रीन शॉट, हाँ जी वो स्क्रीन शॉट ना मुझे ईमेल कर दें जरा। आ गई स्क्रीन शॉट आपके पास?
यस सर आ गई है। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज़।